Assalamu alaikum class. This is Saifullah Khan, lecturer pharmacy department Minhaj University Lahore. Today we will discuss important topic of pharmacology which is sedative and hypnotics. Sedative and hypnotics क्या होता है, इनके uses कहाँ पे हैं, प्रैक्टिकली हम इनको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इनका बेसिकली मकसद क्या है यूज़ करने का, तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिफरेंस करेंगे कि सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में बेसिक फ़र्क क्या है। बेसिक फ़र्क जो है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में वो ये है कि सीडेटिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंजाइटी को कम करती हैं, एक्साइटमेंट को कम करती हैं, ठीक है, कामनेस को इंड्यूस करती हैं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये पर्सन इसमें अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर हम एंजाइटी को कम करते हैं, कामनेस को इंड्यूस करते हैं। बेसिकली एक ओवर एक्टिव पर्सन की हम जो उसकी एक्टिविटी है हम उसको कम कर रहे हैं सीडेशन के केस में, ठीक है। तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइटी कम कर रहे हैं, कामनेस इंड्यूस कर रहे हैं और पेशेंट जो है इसमें कॉन्शियस रहता है, ठीक है। बेसिकली हम उसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं पेशेंट की। ओवर एक्टिव हुआ हुआ है पेशेंट या उसका रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव है तो हम उसको बेसिकली कम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है जी हिप्नोटिक्स की। हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्लीप बिल्कुल उसी तरह इंड्यूस करती है जैसे आपकी नेचुरल स्लीप में स्लीप इंड्यूस होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली डिफरेंट तरह के हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे चल के भी देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हम ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स के केस में पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जबकि सीडेटिव के केस में पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एनजाइटी क्या होता है। एनजाइटी जो है ये बेसिकली इसमें डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखे गए हैं और आमतौर पे ये एक अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन है, एप्रीहेंशन है, अनइजीनेस है, एक तरह का फियर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक टैकीकार्डिया, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट बढ़ गई है नॉर्मल से, ठीक है, स्वेटिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है यानी कपकपाहट होना शुरू हो जाती है जिसम में, पाल्पिटेशन होती है। बेसिकली जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से अपीयर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स आ जाती हैं जिसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम जीएडी भी कहते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर और डिफरेंट तरह के फोबियाज, ठीक है। तो वो भी इसमें इसी की टाइप्स हैं। अगर हम परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें आमतौर पे ये एथलीट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड है। स्पोर्ट्समैन को फिक्र होती है कि मैं सही तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा गेम में या नहीं कर पाऊंगा, या अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो एंजाइटी का शिकार हुआ होता है। उसको डर होता है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है क्या उसकी परफॉर्मेंस मेरे से बेहतर होगी तो मैं हार जाऊंगा, कि इस तरह का जो फियर है, बेसिकली इस तरह की जो एंजाइटी है उसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद आती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें डिफरेंट तरह की एंजाइटीज आ सकती है लाइक किसी को अपने हेल्थ की एंजाइटी हो सकती है, किसी को अपनी मनी की एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, पैसे की एंजाइटी हो सकती है। फिर डिफरेंट तरह के फोबियाज आ जाते हैं जैसे किसी को ऊंचाई से गिरने का खतरा होता है, ठीक है, कि फेल डाउन होने का खतरा होता है, ऊंची ऊंची इमारतों पे जाते हैं तो डिफरेंट तरह के फोबियाज हो जाते हैं, वो हाइट्स हाइट फोबिया जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा होता है तो फियर ऑफ फ्लाइंग का भी फोबिया होता है, ठीक है। वो सारा कुछ एंजाइटी इसी की टाइप्स में आ जाता है। अच्छा, फिर हम ये ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्सेसिस पे हमने ली हुई है एसिडिटी हिप्नोटिक डोज और वाई एक्सिस पे हम देखते हैं इफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स, कि अगर हम डोज को लोअर डोज से हायर डोज की तरफ जाते हैं तो किन किन इवेंट्स का हमें सामना करना पड़ता है या पेशेंट किन किन इवेंट्स में
ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हम सबसे कम डोज की बात करें सीडेटिव हिप्नोटिक की, तो पेशेंट सबसे पहले जिस फेज में जाता है उसको कहते हैं सिडेशन। ठीक है, सिडेशन में मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि एंजाइटी, बेसिकली सिडेशन क्या होता है, एंजाइटी को हम कम करते हैं, कामनेस को इंड्यूस करते हैं, और यानी ओवर एक्टिवनेस जो है पेशेंट की वो कम हो जाती है। ठीक है, और पेशेंट जो है बेसिकली इसमें कॉन्शियस होता है फर्स्ट स्टेज में। जैसे ही हम दूसरी स्टेज में जाते हैं, वो दूसरी स्टेज में हम कब जाते हैं, या लाइक हम डोज कम यूज कर रहे थे सिडेटिव हिप्नोटिक्स की, अगर हम डोज मजीद बढ़ा दें तो जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आएगा हिप्नोसिस का। ठीक है, हिप्नोसिस के केस में पेशेंट को स्लीप इंड्यूस हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नेचुरल स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा फिर हम मजीद नेक्स्ट डोज बढ़ाते हैं तो एनेस्थीसिया का फेज आता है। एनेस्थीसिया में हम आमतौर पर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाता है वो आ जाता है मेडुलरी डिप्रेशन। अच्छा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है बेसिकली वो मेडुला में पाया जाता है। ठीक है, डोज ज़्यादा करने से सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की तो मेडुलरी डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की वजह से पेशेंट में जो है रेस्पिरेशन जो है वो इजी इजी नहीं रहती। ठीक है, रेस्पिरेशन में मसला आना शुरू हो जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मसला आना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मजीद डोज बढ़ाई जाए तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, और उसके बाद डेथ हो जाती है। अच्छा, बेंजोडाइजिपीन और बारबिचुरेट ये दो क्लासेस हैं जो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की। तो अच्छा, ये ग्राफ ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि अगर हम डोज बढ़ाते जाएंगे तो एक फेज से दूसरे फेज में पेशेंट जाएगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा डोज दे दें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ज़्यादा यूज़ होती थी मेडिसिन वो होती थी बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स में आमतौर पे यही देखा गया था कि इसकी थोड़ी सी भी डोज बढ़ाएं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और सीधा डेथ हो जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू ड्रग्स आई, उसमें आई बेंजोडाइजिपीन। बेंजोडाइजिपीन्स ये ज़्यादा सेफ है और इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बारबिचुरेट्स। ठीक है, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की भी बात करें तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स ये बारबिचुरेट्स के केस में ज़्यादा देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइजिपीन। तो बेंजोडाइजिपीन आर मोर सेफ एंड इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू बारबिचुरेट्स। फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि सिडेटिव और हिप्नोटिक्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास आ जाती है बेंजोडाइजिपीन, सेकंड आ जाती है बारबिचुरेट्स, थर्ड आ जाती है मिससेलेनियस एजेंट्स की। अच्छा, फिर अगर हम बेंजोडाइजिपीन को भी फर्दर क्लासीफाई करें तो उसमें भी तीन तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है। फर्स्ट आ जाती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, सेकंड आ जाती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड थर्ड आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, अच्छा फिर हम बारबिचुरेट्स की अगर बात करें तो उसमें भी हम तीन तरह से ही क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आ जाती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाती है मिससेलेनियस एजेंट। मिससेलेनियस एजेंट्स में बुस्पीरोन आ जाता है, क्लोरल हाइड्रेट, एज़ोपिक्लोन, रिमेल्टोन, ज़ेलिप्लोन, ज़ोलपीडम, एज़ोपिक्लोन, सुवोरेक्सेंट। एक और मेडिसिन है जो उसको कहते हैं हम सुवोरेक्सेंट, वो हम आगे जाके देखेंगे, जो बेसिकली ओरिजिन एंटागोनिस्ट, बेसिकली ओरिजिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है सुवोरेक्सेंट, वो भी यूज होती है मिससेलेनियस में। तो सबसे पहले हम पहली क्लास देखेंगे बेंजोडाइजिपीन्स। इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। बेंजोडाइजिपीन्स बेसिकली ऐसी क्लास है जो सेफ है एंड इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बारबिचुरेट्स। तो हम तीन तरह से इसको बेसिकली क्लासीफाई कर रहे थे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग में मैंने बेसिकली ये एक निमोनिक बनाया हुआ है एटम के नाम से, जो कि बेसिकली ए को जाहिर कर रहा है अल्प्राजोलम, टी को जाहिर कर रहा है ट्राइएजोलम,
ओ को जाहिर कर रहा है ओक्साजिपाम एंड एम को क्या जाहिर कर रहा है मिडाजोलाम, ठीक है। एल्प्राजोलाम, ट्राइएजोलाम, ओक्साजिपाम एंड मिडाजोलाम, ये 4 कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं जो शॉर्ट एक्टिंग में फॉल करती हैं। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में ज़्यादातर जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम और ब्रोमाजीपाम, ये कॉमनली यूज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मजीद जो ड्रग्स आ जाती है वो आती है फ्लूडिट्राजीपाम, इट्राजीपाम एंड टिमाजीपाम। अच्छा, ये मैंने एक निमोनिक बनाया था, रेज मेज एंड नेज। बेसिकली रेज जो है ये फ्लूनिट्राजीपाम में आ रहा है, निट्राजीपाम और लोराजीपाम में, ठीक है। ये वर्ड रेज का इन 3 तरह की मेडिसिन में आ रहा है। उसके पास मेज का वर्ड है, ये टिमाजीपाम में आ रहा है, ठीक है। मेज का वर्ड जो है वो क्लोनाजीपाम में आ रहा है। इसी तरह मेज, MAZE मेज जो है वो ब्रोमाजीपाम में भी आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई लेकिन एक ड्रग और है ब्रोमाजीपाम, वो भी इंटरमीडिएट एक्टिंग में ही आती है। फिर लॉन्ग एक्टिंग में आ जाती है डायाजीपाम, क्लो 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 क्लोडायाजेपोक्साइड, क्लोराजीपा क्लोराजीपेट, ठीक है। ये 3 तरह की मेडिसिन है। जो ज़्यादा यूज़ होती है वो डायाजीपाम एंड क्लोडायाजेपोक्साइड, ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अभी हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन इजीली अवेलेबल है इनमें से। लेकिन जो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं ये विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन के अलाउ नहीं है डिस्पेंस करना, ठीक है। एज अगर हम पंजाब ड्रग रूल्स 2007 पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मेडिसिन हैं ये कंट्रोल आइटम्स हैं, ये नारकोटिक्स हैं। नारकोटिक ड्रग जो है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं डिस्पेंस कर सकते, ठीक है। तो ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये डॉक्टर के नुस्खे के बगैर मिल नहीं सकती पाकिस्तान में। अच्छा, फिर ये हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर बेंजोडाइजेपिन का। ये बेंजोडाइजेपिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे नाम से जाहिर है बेंजो शो कर रहा है बेंजीन, इनको डायज़ेपाम जो है ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन के ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये 7 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 नाइट्रोजन के ग्रुप पाए जाते हैं और ये फ्यूज हुआ होता है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। तो बेंजोडायज़ेपिन में ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हुए हैं, इसीलिए हम आमतौर पे इसको बेंजोडायज़ेपिन कहते हैं। मिससेलेनियस जो हमने ड्रग्स एक क्लासिफाई की हुई है, बेसिकली बेंजोडाइजेपिन, उनको हम नॉन बेंजोडाइजेपिन भी कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस बेसिक बेंजोडाइजेपिन के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। जो बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? अच्छा, उसके अलावा सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि गाबा रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, इसकी कितनी तरह की टाइप्स हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन बेसिकली गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें बेंजोडाइजेपिन की तो ये डिफरेंट ब्रेन रीजन्स में पाए जाते हैं। इसमें थैलेमस है, लिम्बिक स्ट्रक्चर है एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं ब्रेन के, यहाँ पे ज़्यादातर गाबा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम गाबा की बात करें, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन कॉमनली इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, गैबा ए रिसेप्टर, गैबा बी रिसेप्टर एंड गैबा सी रिसेप्टर। जो गैबा ए रिसेप्टर है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अगर हम गैबा बी की बात करें तो वो GPCRG प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं और गैबा सी की बात करें तो वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे गैबा ए रिसेप्टर्स की, जो कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, फिर गैबा की जब हम रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये उसका स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है कि इसके बेसिकली 5 सब यूनिट होते हैं। 2 अल्फा सब यूनिट, ठीक है, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और 1 गैमा सब यूनिट। अगर हम बात करें इनकी बाइंडिंग साइट पे कि कौन सा बेंजोडाइजेपिन, या अगर मैं बात करूं सीडेटिव हिप्नोटिक्स, कौन सा सीडेटिव हिप्नोटिक्स जो है वो कौन से सब यूनिट पे साथ जाके बाइंड होता है,
तो अगर मैं बेंजोडाइज़ेपिन की बात करूँ तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है ये बाइंड्स होता है अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स के बिटवीन में, ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो हम इसको इंटरफेस भी कह सकते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो अल्फा एंड गामा सब यूनिट के इंटरफेस पे जाके बाइंड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो बिटवीन सब यूनिट्स अल्फा एंड गामा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बारबिचुरेट्स की बात करें तो वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। बारबिचुरेट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करते हैं। फिर उसके बाद जो नॉन बेंजोडाइजेपिन जिसको मिससेलिनियस ड्रग्स हम कहते हैं, जैसे जोलपीडम की बात करें, जोलपीडम जो है वो भी बिल्कुल वही बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करते हैं जो बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जैसे ही बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं कैबा रिसेप्टर्स पे, तो ये जो क्लोराइड चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। क्लोराइड चैनल के ओपन होने से क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। क्लोराइड जैसे ही इन्फ्लक्स होता है तो जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है, बेसिकली दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जो इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है वो मोर नेगेटिव हो जाती है, हम इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। जब भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और हम इसको क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। क्या हुआ है, रिपीट करता हूँ, बेंजोडाइजेपिन बाइंड करेंगे, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगी। हाइपर पोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, बेसिकली नर्व सेल की जो मैसेज है, एक नर्व सेल ने दूसरे सेल को मैसेज देना है वो इनहिबिट हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है, या उसकी कंडक्टेंस कम हो जाती है, या ट्रांसमिशन कम हो जाती है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं गैबा रिसेप्टर के साथ, क्लोराइड आयंस या क्लोराइड चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व सेल की ट्रांसमिशन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेंजोडाइजेपिन में और बारबिचुरेट में, कि बेंजोडाइजेपिन जो है वो क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को बढ़ाती है, ठीक है। और जो बारबिचुरेट्स हैं वो ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को बढ़ाते हैं। बारबिचुरेट ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं क्लोराइड चैनल की, जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल को बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद इसके यूजेस हैं कि हम बेंजोडाइजेपिन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन को हम एंटी एंजाइटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीरोग्रेड एमनीसिया, इसको इंड्यूस करने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीरोग्रेड एमनीसिया बेसिकली क्या होता है, एमनीसिया बेसिकली इसमें आप मेमोरी को लॉस कर देते हैं। एंटीरोग्रेड एमनीसिया जो पूरी टर्म है, इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक है एबिलिटी टू लर्न एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न और फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज अगर इम्पेयर हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, या ये प्रोसेस ना हो, इसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनीसिया, ठीक है। तो आमतौर पे एंटीरोग्रेड एमनीसिया कब चाहिए होता है, जब हम कोई सर्जरी परफॉर्म करनी हो, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना, लाइक डेंटल प्रोसीजर्स हो गए, एंडोस्कोपी हो गई, ठीक है। अगर हम ये वाले प्रोसीजर्स में एंटीरोग्रेड एमनीसिया इंड्यूस करना चाहें तो हम बेंजोडाइजेपिन इस्तेमाल करके एंटीरोग्रेड एमनीसिया इंड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये मेडिसिन जो है वो एंटी कन्वर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, सीजर्स की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती है, ठीक है। एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में यूज़ हो सकती है। उसके बाद इनका एक एक्शन और भी है, वो है मसल रिलैक्सेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बेसिकली इसका जो एंटीडोट है, जिसको हम गैबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कह सकते हैं,
वो है फ्लूमाजेनिल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीडोट ऑफ बेंजोडायazepine, वो है फ्लूमाजेनिल। बेसिकली हम इसको आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो रैपिड है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट है। और नेक्स्ट आ जाता है इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन कौन से हैं, वो है बीटा कार्बोलिन्स। बीटा कार्बोलिन्स जो है वो इनवर्स एगोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन। फिर हम इसके एक्शंस को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं कि एंजाइटी की कितनी टाइप्स होती हैं। हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम फोबिया है, फियर ऑफ फ्लाइंग हो गया, ठीक है। इस तरह की एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम। क्लोनाजीपाम और लोराजीपाम आमतौर पर इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ठीक है। क्लोनाजीपाम के जो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में इजीली अवेलेबल आ जाते हैं वो आते हैं रिवोट्रेल, नाजी, ठीक है। इसकी जो पोटेंसी है वो 0.5 mg है, 2 mg है। लोराजीपाम की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे एटिवान आ जाता है, एवोर 1 mg और 2 mg, ठीक है। इसके बाद डायाजीपाम जो लॉन्ग एक्टिंग है, इसमें जो ब्रांड आता है वो आता है वेलियम, ठीक है। इसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। अच्छा, एक आपको दो कॉन्सेप्ट बताने हैं। दो कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस और डिपेंडेंस का। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस बेसिकली टॉलरेंस में आप एक मेडिसिन यूज कर रहे हो, रिवोट्रेल ही यूज कर रहे हैं 0.5 mg, ठीक है। आप इसको 1 से 2 वीक्स तक यूज करवाते हो मुसलसल। अच्छा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा था 1 से 2 वीक्स तक जब जब आपने यूज करवाई है, ठीक है, 0.5 mg। अब 1 से 2 वीक्स के बाद क्या होगा? अगर आप मुसलसल कंटिन्यूस यूज करवा रहे हैं, उसके बाद ये जो ड्रग है ये अपना रिस्पॉन्स कम कर देगी, इफेक्ट अपना शो करवाना कम कर देगी, ठीक है। आप इसको यूज कर रहे थे किसी एंजाइटी को डील करने के लिए, तो एंजाइटी वो दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। अब आपने सेम इफेक्ट आपने हासिल करना है, सेम इफेक्ट आपने अचीव करना है, तो आप क्या करेंगे कि सेम इफेक्ट को हासिल करने के लिए आप इसकी mg बढ़ा देंगे। अगर आप 0.5 mg यूज कर रहे थे तो आप 1 mg या 2 mg की तरफ चले जाएंगे, ताकि रिस्पॉन्स इसका सेम हम डिजायर्ड इफेक्ट हासिल कर सके, ठीक है। यानी टॉलरेंस के नतीजे में हमेशा डोज बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। आमतौर पे आप 1 से 2 हफ्ते तक मुसलसल बेंजोडाइज़ेपिन यूज करवा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। अब आपने सेम रिस्पॉन्स हासिल करना है तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है कि साइड इफेक्ट का ताल्लुक डोज के साथ होता है। डोज कम रखते हैं तो साइड इफेक्ट कम अपीयर होते हैं, डोज बढ़ाएंगे तो यकीनन साइड इफेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है और डिपेंडेंस का, ठीक है। डिपेंडेंस भी दो तरह की होती है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, एक फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है। अच्छा, डिपेंडेंस में क्या होता है? बेसिकली आप एक मेडिसिन यूज कर रहे हैं नींद को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कोई सी भी एक मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, आपकी नींद एक थोड़े से दिन यूज की, आपको इफेक्ट अच्छा आ गया, आपने कहा मैं अब ठीक हो गया, मेरा स्लीप साइकिल ठीक हो गया। आपने अचानक से दवाई छोड़ दी विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ द जीपी से, आपने अपने जीपी से पूछे बगैर, जनरल फिजिशियन से पूछे बगैर आपने वो दवाई अपनी मर्जी से छोड़ दी। क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। डिपेंडेंस के केस में अगर एब्रप्ट आप डिसकंटिन्यू कर दें अपनी दवाई विदाउट एनी कंसल्टेशन, क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। आप जो जिस ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वो यूज़ कर रहे थे, या जिस डिजीज़ के लिए आप वो मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, वो डिजीज़ दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाती है। एक आप एपिलेप्सी के केस में यूज़ करवा रहे थे बेंजोडाइजेपिन, तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपने कहा अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं, आपने एब्रप्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी। उसके बाद क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको दोबारा से एपिलेप्सी हो जाएगी, ठीक है, सीजर्स, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, तो सारे सिम्टम्स दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। तो विदाउट
दी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स और जीपीज और फार्मासिस्ट, आप अपनी दवाई को इस तरह रिमूव ना करें, ठीक है। अगर किसी ने अपनी दवाई रिमूव भी करनी है तो हम उसको डोज टेम्परिंग करके रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है, या टेलर डाउन द डोज, डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके, टाइम, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है, एकदम से एब्रप्ट नहीं हम चेंज करवा सकते, ख़त्म करवा सकते, ठीक है। हम यानी 1 महीने ये डोज रखेंगे, फिर 15 दिन बाद कम कर देंगे, ठीक है, फिर 15 दिन तक मुसलसल यूज़ करवाएंगे, फिर और कम कर देंगे, तो इस तरह करके हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, फ़ौरन से नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एमनीसिया। एमनीसिया क्या होता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बेंजोडाइजेपिन ऑफ एंटीरोग्रेट एमनीसिया को फैसिलिटेट करती है, इंड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के केस में, और अगर हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स करने हो लाइक एंडोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, डेंटल प्रोसीजर्स, उसमें एंटीरोग्रेट एमनीसिया की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीजर्स। सीजर्स में बेसिकली स्पेजम ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है। जब एक पर्सन को सीजर्स आते हैं तो एक तो उसमें स्पेजम ऑफ मसल्स हो जाते हैं, दूसरा जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। न्यूरॉन्स की फायरिंग ज़्यादा हो जाती है और स्पेजम ऑफ मसल्स, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को वैसे डील इसी तरह किया जा सकता है कि अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है, या उसका आप उसका मुंह चेक करें, ठीक है, अगर तो उसको सीजर आ रहे तो उसके मुंह में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसको नुकसान पहुंचा दे या जख्मी कर दे उसका मुंह, तो वो आप चीज़ रिमूव कर दें। इसी तरह उसके हाथ हाथ चेक कर लें, हाथ में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है शीशे वगैरह की जिससे उसको जख्मी कर दे, ठीक है, वो रिमूव कर दें। बाकी उसकी मूवमेंट को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, वो आप किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें सीजर्स के केस में जो ज़्यादा मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम एंड डायाजीपाम, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होती है सीजर्स में। अच्छा, सीजर्स की एक इमरजेंसी कंडीशन हम उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। अगर मुसलसल सीजर्स आते जा रहे हैं, 12 घंटे हो गए हैं, ठीक है, 24 घंटे हो गए हैं, सीजर्स थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, फिर दोबारा से अपीयर हो जाते हैं, तो अगर ये सिचुएशन इसी तरह कंटिन्यू रहे तो उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इमरजेंसी सिचुएशन है, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा अल्कोहल के बाद के जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, डायाजीपाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीजर्स के विड्रॉल्स को भी हम कंट्रोल करने के लिए ही यही मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के स्लीप के आमतौर पे डिफरेंट तरह के फेजेस होते हैं, जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट आ जाता है, रैपिड आई मूवमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट की भी 3 तरह की फेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ये मेडिसिन है ये स्लीप ऑनसेट की लिटेंसी को कम कर देते हैं, मतलब ये है कि स्लीप ऑनसेट, स्लीप का जो ताख़ीर है उसको कम कर देते हैं, नींद जल्दी आ जाती है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको भी बताया कि नॉन आर ई एम, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, उसकी 3 तरह की स्टेज होती है। जो स्टेज 2 है उसको ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है बहुत आर ई एम एंड स्लो वेव स्लीप डिक्रीज। अच्छा, ये स्लो वेव स्लीप जो है ये स्टेज 3 आ जाती है नॉन आर ई एम की, ठीक है। तो आर ई एम और नॉन आर ई एम की स्टेज 3 जो है इसको कम कर देते हैं। तो कॉमनली जो मेडिसिन यूज होती है वो शॉर्ट एक्टिंग इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्राजोलाम, मिडाजोलाम, टिमाजीपम और ऑक्साजीपम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर डिसऑर्डर। कि मस्कुलर डिसऑर्डर जो है बेसिकली डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल स्पैज़म आ जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाती है और सेरिब्रल पाल्सी। आमतौर पे हम डायज़ेपाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी डिजीज़ है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आमतौर पे जो एक्सोन्स की माइलिन शीथ, बेसिकली अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स के ऊपर जो कोटिंग होती है वो होती है माइलिन शीथ की। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाए, जो सिग्नलिंग है न्यूरॉन्स की वो इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक नर्व से दूसरे नर्व में बेसिकली जो सिग्नल्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मसल्स का डिसऑर्डर ओरिजिनेट होता है, मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है, मसल में स्पैज़म हो जाता है।
तो उस इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस इसकी मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट आ जाती है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी आमतौर पर बच्चों में देखी गई है कि जो ब्रेन का ऐसा पार्ट जो आपके बैलेंस को, आपके पोस्चर को, आपकी डेली एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मसल्स को जो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, वो ब्रेन का पार्ट या तो डेवलप नहीं होता या वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चों में देखा गया है आमतौर पे, बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जिसमें क्रॉलिंग करनी होती है, जो क्रॉलिंग का फेज है या रोल ऑन का फेज है, या डिफिकल्टी हो जाती है इनगल्फ करने में भी, तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। बेंजोडाइजिपीन बेसिकली जितनी भी बेंजोडाइजिपीन है वो लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। इनकी एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में होती है, ठीक है। जो इनके मेटाबोलाइट्स वगैरह है वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। आमतौर पर हम प्रेगनेंसी में इसको रेकमेंड नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा किसी के LFTs अगर लिवर फंक्शन टेस्ट उनकी वैल्यू ज़्यादा है तब भी हम आमतौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करवाते, ठीक है। अगर यार कोई किसी को लिवर का कोई मसला है या LFTs उसके नॉर्मल नहीं आए तो आमतौर पे हम यूज़ नहीं करवाते हैं। रिवर्स इफेक्ट देखें तो ड्रोजीनेस हो जाती है जिसको हम गलूदगी कहते हैं, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया एंड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। एटेक्सिया आमतौर पर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, स्वेलविंग, वॉकिंग, इसको कहते हैं एटेक्सिया, ठीक है। स्पीक करने में मसला हो रहा है, कोई चीज़ निगलने में मसला हो रहा है या वॉक करने में मसला हो रहा है, ठीक है, एटेक्सिया इस तरह की कंडीशन को कहते हैं। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, अगर हम कोग्निटिव की बात करें तो जैसे हमने एंटीरोग्रेड एमनीजिया में पढ़ा था कि एबिलिटी टू लर्निंग वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज वो भी नहीं आप ठीक तरीके से याद रख पाते, तो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप लर्निंग एबिलिटीज़ जो है आपकी वो ठीक नहीं रहती। डिपेंडेंस हम जैसे देख चुके हैं कि अगर हम विड्रॉल करें एब्रप्ट किसी ड्रग को तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स क्लियर होते हैं।